गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का अपना टॉपिक है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। तो देखो, एक वैज्ञानिक था डाल्टन। अच्छा, इस सिद्धांत का नाम भी यही है, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। तो देखो, डाल्टन एक वैज्ञानिक था। सबसे पहले उसने ये बताया था कि जो परमाणु है उसकी आकृति कैसी होती है, उसके कैसे गुण होते हैं, ठीक है। तो इसमें उसने कुछ पॉइंट्स बताए थे। सबसे पहले पॉइंट्स की अपने अगर बात करते हैं तो वो ये था कि प्रत्येक पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है। क्या? प्रत्येक पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है, सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है। और वो जो सूक्ष्म कण होते हैं उसे परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? परमाणु। ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स अपने मैं लिखने जा रहा हूं और शॉर्ट में लिखेंगे, थोड़ा ज़्यादा डिटेल में नहीं लिख रहा मैं, शॉर्ट में लिखूंगा, बट आपको समझाऊंगा पूरा डिटेल में। क्लियर? दूसरा पॉइंट ये था कि परमाणु अविभाज्य होता है। परमाणु क्या होता है? अविभाज्य। अविभाज्य का मतलब ये होता है कि किसी भी तत्व की, या अगर अपने किसी भी पदार्थ की बात करें तो उसे सबसे छोटी से छोटी जो इकाई होती है वो परमाणु होती है। इसको आगे विभाजित नहीं किया जा सकता। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट की, और वो ये है कि एक तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं। एक तत्व के अंदर कितने भी परमाणु हो, 2, 5, 10,000, 50,000, लाख, 50 लाख, कितने भी परमाणु हों, वो सभी क्या होंगे? समान होंगे। जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं अपने, मान लिया हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन तत्व है, तो इसके जितने भी परमाणु होंगे ना वो सभी एक जैसे ही होंगे, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। क्लियर? उसके बाद बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की, और वो ये है, ये कहता है कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु तथा परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं। भिन्न होते हैं। तो देखो, इसका मतलब क्या है कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु तथा परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं। अब इसका मतलब ये है कि मान लिया मैंने ऑक्सीजन का परमाणु ले लिया। ऑक्सीजन का क्या ले लिया? एक तत्व है ऑक्सीजन। अब इसके अगर सिर्फ ऑक्सीजन की बात करें तो उसका परमाणु, चाहे उसमें परमाणुओं की संख्या कितनी भी लें अपने, उसकी जो परमाणु होगा उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन का ही होगा। जैसे अभी मैंने बताया कि हाइड्रोजन का कोई तत्व है, उसके अंदर चाहे परमाणुओं की संख्या कितनी भी ले रहे हैं अपने, उसमें सभी परमाणु हाइड्रोजन के मिलेंगे। ऑक्सीजन के सभी परमाणु में ऑक्सीजन के कितने भी परमाणु हो उसमें सभी परमाणु किसके मिलेंगे? ऑक्सीजन के मिलेंगे। परंतु ये कहता है कि अगर मैं बात करता हूँ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, अलग अलग परमाणुओं की या अलग अलग तत्वों की, तो उसमें जो परमाणु होंगे वो भी क्या होंगे? अलग अलग होंगे। और यहाँ पे एक वर्ड और यूज किया इसने कि परमाणु तथा परमाणु भार क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। अब परमाणु भार क्या होते हैं इस पर अपने चर्चा कर चुके हैं। परंतु इस जो चैप्टर अपने पढ़ने जा रहे हैं, सबसे केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर अपना सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान के कुछ मूलभूत अवधारणाएं, उसके अंदर अपने ये आगे फिर से पढ़ेंगे। परमाणु भार, परमाणु क्रमांक, ये दोबारा से पढ़ेंगे अपने। अब देखो आगे नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट की अगर अपने मैं बात करता हूँ तो फिफ्थ पॉइंट ये है कि परमाणु जो होते हैं ना वो एक लघु
पूर्णांक अनुपात में जुड़कर यौगिक परमाणु का निर्माण करते हैं। यौगिक परमाणु का निर्माण करते हैं। एक कंसेप्ट ये था, जैसे एग्जाम्पल लिया, मान लेते हैं अपनों ने H2O का, तो यहाँ पर H और O का जो अनुपात है वो कितना रहेगा, 1:2 या 2:1 रहेगा। अगर मैं बात करता हूँ NH3 की, तो ये इसका अनुपात कितना रहेगा, 1:3, इसका अनुपात कितना रहेगा, 2:1, है ना। तो अगर कोई भी ये कहता है परमाणु लघु पूर्णांक अनुपात में जुड़कर किसका निर्माण करते हैं, यहाँ पे इस वर्ड का ध्यान रखना, यौगिक परमाणु का निर्माण करते हैं। ये जो अपने अभी कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, ये सबसे स्टार्टिंग के कंसेप्ट हैं। जब डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत फर्स्ट टाइम जब बनाया था तब की ये बातें हैं, तब उसने ये बातें बोली थी। फिर अभी देखो यहाँ पर अपने पढ़ेंगे कि इसमें डाल्टन ने इसके जो नए सिद्धांत या इनको कुछ चेंज करके बनाया, वो अपने अभी देखेंगे। तो ये जो अपने बातें पढ़ रहे हैं ये पहले के है। तो यौगिक, अगर आपको पता है कि भाई यौगिक होता है वो परमाणु नहीं होता, यौगिक को अणु बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये पहले की बात है। आगे 6th पॉइंट की अगर अपने बात करते हैं तो वो ये है कि किसी अभिक्रिया में, मैं लिख रहा हूँ, किसी अभिक्रिया में परमाणुओं को न तो उत्पन्न किया जा सकता, और न ही नष्ट। जैसे मैं अगर एग्जाम्पल की बात लेता हूँ यहाँ पर, तो मान लिया एक अभिक्रिया करा रहा हूँ मैं, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। ये क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसकी अगर मैं अभिक्रिया कराऊँ HCl के साथ, ये एक क्षार पदार्थ है, ये अम्ल है। जब क्षार और अम्ल अभिक्रिया करते हैं तो लवण का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, लवण का निर्माण होता है। ये अभिक्रिया आपने 10th में पढ़ ली है, बट इसका मैं यहाँ पे कुछ नई बात बताने जा रहा हूँ। जब NaOH और HCl मिलेंगे तो यहाँ पर अपने को 2 प्रकार के पदार्थ मिलेंगे, NaCl और H2O। तो NaCl एक प्रकार का लवण और जल का निर्माण हुआ, किस से, NaOH और HCl से। तो देखो इस पॉइंट की बात है ये, और इसी पॉइंट का एग्जाम्पल लिया है अपनों ने 6th पॉइंट के लिए। किसी भी क्रिया में परमाणुओं को न तो उत्पन्न किया जा सकता और न ही नष्ट किया जा सकता। जैसे अगर मैंने बात की, यहाँ पे एक परमाणु है सोडियम का, एक परमाणु ऑक्सीजन हाइड्रोजन का है, फिर हाइड्रोजन का है, फिर क्लोरीन का है। तो इससे जो भी पदार्थ बना ना, वो इसी से मिलके बना होता है। जैसे यहाँ पे सोडियम, क्लोरीन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, मान लिया कितने टाइप के परमाणु हैं सोडियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और क्लोरीन। तो 1, 2, 3 और 1, 4 टाइप के परमाणु है। तो यहाँ पर भी 1, 2, 3 और 1, कितने टाइप के, कितने प्रकार के परमाणु, 4 प्रकार के ही परमाणु मिलेंगे। ऐसे नहीं होता कि यहाँ पर NaOH और HCl की अभिक्रिया कराई और यहाँ पर कोई पदार्थ मिल गया, मान लो KCl बन गया। क्या बन गया, KCl। तो Cl तो अपने पास पहले से मौजूद है, ये K नया आ गया, तो ये नहीं हो सकता। क्योंकि ये तो अगर बनता तो अपनों ने ये जो पॉइंट है इसका स्पष्टीकरण नहीं होता, इसमें अपनों ने एक नया परमाणु का विकास कर दिया। तो किसी भी क्रिया में परमाणुओं को न तो उत्पन्न किया जा सकता और न ही नष्ट किया जा सकता है। ये जो पॉइंट थे उसने जब डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत बनाया था तब की बात है। अब इसने इस सभी पॉइंट्स में कुछ संशोधन किया, क्योंकि जैसे जैसे साइंस या विज्ञान ने विकास किया, आगे और प्रयोग हुए और नए वैज्ञानिक आए, तो उन्होंने परमाणु को थोड़ा अलग टाइप से डिफाइन किया। फिर डाल्टन का जो सिद्धांत था, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत था,
वो तो ये था, परंतु इसके अंदर कुछ नए संशोधन मिले। और वो संशोधन क्या थे? देखो, अगर मैं बात करता हूँ फर्स्ट पॉइंट की, प्रत्येक पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है और इसे बोलते हैं परमाणु। ये बात ठीक है। तो ये बात, पहला पॉइंट ऐसा का ऐसा रहता है, बिल्कुल सही बात है कि सूक्ष्म कणों से मिलकर पदार्थ बना होता है और उसे परमाणु कहते हैं। ये परमाणु की परिभाषा थी। क्या थी परमाणु की परिभाषा? बट अगर मैं बात करता हूँ सेकंड परमाणु की, ये कहता है कि परमाणु अविभाज्य होता है, परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता। तो इसके लिए देखो क्या है, सेकंड पॉइंट में संशोधन क्या हुआ था, वो ये हुआ था कि आपने कहा परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता, पर बाद में जैसे खोज हुई और विकास हुआ साइंस का और प्रयोग हुए, तो कुछ वैज्ञानिकों ने यह कहा कि परमाणु को विभाजित किया जा सकता है। अब देखो, आपको पता है परमाणु के अंदर कितने प्रकार के कण पाए जाते हैं? अपने पढ़ा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। कितने प्रकार के कण होते हैं? 3 प्रकार के कण। और इन कणों को बोलते हैं मूलभूत कण। क्या बोलते हैं? मूलभूत कण बोलते हैं। तो परमाणु भी कुछ और सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है, और वो कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अपने एक लास्ट में कोई एक एक लेक्चर था जिसमें मैंने आपको ये बताया था, मान लिया सोडियम है, इसमें 11 इलेक्ट्रॉन है, 11 प्रोटॉन है, और जब ये सोडियम प्लस में बदल जाता है, इसका मतलब ये हुआ कि 10 इलेक्ट्रॉन रह गए और 11 प्रोटॉन रह गए। तो देखो, यहाँ से पहले 11 इलेक्ट्रॉन थे, अब 10 इलेक्ट्रॉन रह गए, मतलब वो जो परमाणु था उसमें से अपनों ने एक इलेक्ट्रॉन कम कर दिया ना, मतलब उसके अंदर से भी कुछ पदार्थ निकाले जा सकते हैं, और वो कौन कौन से हो सकते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो जो दूसरा कंसेप्ट था उसमें थोड़ा सा परिवर्तन आ गया, और वो परिवर्तन ये है कि भी परमाणु को विभाजित किया जा सकता है, और इतने प्रकार में, जैसे उसके अंदर इतने प्रकार के कण होते हैं। मूलभूत कण क्या होते हैं? वे कण जिनसे कोई पदार्थ मिलके बना होता है। जैसे मैं अगर बात करता हूँ, मैं एक कमरे में खड़ा हूँ, जो कमरा है इसके मूलभूत कण क्या क्या होंगे? जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं, ये ईंटों से बना है। किससे बना है? ईंटों से। तो इसके मूलभूत कण होंगे ईंट, और ईंटों को चिपकाने के लिए उन्होंने यूज किया सीमेंट का। किसका यूज किया है? सीमेंट का, या मिक्सचर बोल सकते हैं अपने, है ना। तो ईंटों को चिपकाने के लिए उन्होंने यूज क्या किया है? मिक्सचर। तो अगर मैं बात करूं इस कमरे के मूलभूत कण क्या क्या होंगे, तो ज़्यादा क्या लगा इसके अंदर? ईंट और सीमेंट। तो ये इसके मूलभूत कण होते हैं। तो परमाणु के मूलभूत कण क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्लियर? अब मैं अगर बात करता हूं, ये कहता है एक तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं, तीसरे पॉइंट की। तो देखो, समान तो होते हैं, परंतु उसमें इस समान का मतलब बताता हूं। पहले मैं इसी पॉइंट की बात करते हैं वापस। सभी परमाणु समान होते हैं, इस समान का मतलब ये है कि उनकी प्रकृति समान होगी, उनका परमाणु क्रमांक समान होगा, और उसके गुण जो हैं वो समान होंगे। समान का मतलब कि जितने भी एक प्रकार का कोई भी तत्व है, उसमें चाहे कितने ही परमाणु हों, उनकी संख्या से अपने को मतलब नहीं है, परंतु उनकी जितनी भी संख्या होती है वो सभी समान होती है, उसकी प्रकृति समान होती है, उसके परमाणु क्रमांक समान होते हैं, उसके गुण भी समान होते हैं। परंतु देखो, मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ, आपने 10th में भी पढ़ा होगा। हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं। आपने ये पढ़ा है क्या? हाइड्रोजन के लिए 1H1, 1H2, 1H3। तो देखो, ये हाइड्रोजन के ही तो परमाणु हैं। किसके परमाणु हैं? हाइड्रोजन के। परंतु इसका परमाणु क्रमांक तो समान आ रहा है, और ये परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या बोलते हैं इसको। ये अलग अलग आ गया। जब परमाणु भार और द्रव्यमान संख्या अलग आ गया, तो उसकी प्रकृति, परमाणु क्रमांक तो समान रहा, चलो कोई बात नहीं, परंतु इसके कुछ गुण तो बदल गए ना, कुछ गुण बदल गए। और यहाँ पे परमाणु किसका लिया है अपनों ने? परमाणु लिया है सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन परमाणु को ही। क्लियर? तो अब ये जो पदार्थ अपने को मिला है, इस प्रकार के जो भी एग्जाम्पल होते हैं, इनका एक स्पेशल नाम होता है, उसको बोलते हैं समस्थानिक। क्या बोलते हैं? समस्थानिक बोलते हैं। ये अपने आगे एक चैप्टर में आएगा, पूरी डिटेल स्टडी करेंगे इसकी, परंतु यहाँ पर थोड़ा सा आपने इसकी परिभाषा की बात करें तो किसी भी तत्व के वे परमाणु
किसी भी तत्व के वे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक तो क्या रहता है, समान, और परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है, उसे बोलते हैं समस्थानिक। समस्थानिक दो वर्ड से मिलकर बना है। सम का मतलब है यहाँ पर समान, स्थानिक का मतलब है स्थान। तो देखो किसी भी जो तत्व का स्थान होता है, परमाणु कोई भी तत्व है, आवर्त सारणी में उसका जो स्थान है वो कैसे फिक्स किया गया है, वो किया गया है परमाणु क्रमांक से। तो देखो ये जो है परमाणु क्रमांक, ये अगर समान हो और द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार क्या हो, अलग अलग हो, तो उस प्रकार के पदार्थों को क्या बोला जाता है, समस्थानिक बोला जाता है। क्लियर। अब देखो अपनी बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, और नेक्स्ट पॉइंट में क्या देखेंगे, जैसे इस पॉइंट के लिए अपनों ने कुछ नई बात सीखी कि समस्थानिक होते हैं, उनमें उसके जो प्रकृति गुण थोड़े अलग हो सकते हैं। क्लियर। अगर मैं बात करता हूँ भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु तथा परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि परमाणु भार भिन्न हो। जैसे मैं एग्जाम्पल बताता हूँ आपको, पोटेशियम 19 नंबर पर होता है, इसका जो परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या होती है वो 40 होता है, और कैल्शियम होता है वो 20 नंबर पर होता है, तो इसका परमाणु भार भी कितना मिल सकता है अपने को, 40 हो सकता है। तो देखो यहाँ पर ये पॉइंट भी थोड़ा सा इसको भी करेक्शन करना पड़ा कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु तथा परमाणु भार क्या होते हैं, भिन्न भिन्न हो सकते हैं। ठीक है, तो परमाणु तो भिन्न होते ही हैं, ये तो बात फिक्स होगी। अब यहाँ पर परमाणु भार ये कहता है भिन्न होते हैं, परंतु मैं कहता हूँ कि ये देखो ये समान है। तो कुछ ऐसे तत्व भी मिले प्रकृति में, और नई खोज होने के बाद में कुछ ऐसे वैज्ञानिकों ने नए तत्व खोजे जिनके परमाणु भार भी क्या होते हैं, भिन्न भिन्न नहीं होते, समान होते हैं। क्या होते हैं, समान। अगर ऐसे एग्जाम्पल अगर अपने बात करते हैं तो इनको एक स्पेशल नाम से बोला जाता है, और वो बोला जाता है समभारिक। क्या बोला जाता है, समभारिक बोला जाता है। भारिक, अब सम का मतलब समान और भारिक का मतलब भार समान। क्लियर। अब मैं बात करता हूं आगे नेक्स्ट पॉइंट की, और नेक्स्ट पॉइंट में ये बात लेते हैं अपने कि जैसे ये 5वां पॉइंट ये कहता है कि परमाणु वो एक लघु पूर्णांक अनुपात में जुड़कर क्या करते हैं, यौगिक परमाणु का निर्माण करते हैं। तो देखो ये कहता है लघु पूर्णांक अनुपात में, बट मैं एक फॉर्मूला लिखने जा रहा हूँ सुक्रोज का। किसका फॉर्मूला, सुक्रोज का। उसका फॉर्मूला होता है C12H22O11। तो इसने तो कहा था कि भी लघु पूर्णांक अनुपात होते हैं। लघु पूर्णांक अनुपात का मतलब क्या है कि छोटे छोटे अनुपातों में बटा होता है, जैसे 2:1, 1:3, 1:2:2, जैसे भी, मतलब छोटे अनुपात होते हैं। परंतु अगर मैं यहाँ पर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात लिखूँ तो वो कितना आएगा, 12:22:11। तो कुछ यौगिक ऐसे भी होते हैं जिसके जो अनुपात होते हैं, किसी एक यौगिक में परमाणुओं के जो अनुपात होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, तो इसको दीर्घ क्या बोला जा सकता है, दीर्घ पूर्णांक अनुपात भी बोला जा सकता है। फिर इसने कहा कि ये देखो, ये मैंने इसको ब्रैकेट में बंद किया कि यौगिक परमाणु का निर्माण करते हैं। यौगिक परमाणु का निर्माण नहीं होता। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये एक टाइप का जो यौगिक है वो अणु का निर्माण है। यौगिक क्या है, अणु का निर्माण है। परमाणु तो अकेला होता है, और अणु में क्या होता है, 2 या 2 से अधिक प्रकार के परमाणु या एक ही प्रकार का परमाणु कई बार हो सकता है, उनकी संख्या ज़्यादा होती है, तो उसको अपने यौगिक अणु भी बोल लेंगे। तो यहाँ पर इस करेक्शन को क्या किया गया, यौगिक अणु किया गया। और यहाँ पे लघु पूर्णांक अनुपात में क्या बताया गया कि कुछ एग्जाम्पल ऐसे भी मिले हैं, या कुछ तत्व या कुछ यौगिक ऐसे भी हैं जिनके जो अनुपात होते हैं तत्वों के वो एक बड़ी संख्या में होते हैं, दीर्घ बोल सकते हैं उनको। और फिर लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट बात करने जा रहा हूँ मैं, और वो लास्ट पॉइंट की है। और लास्ट पॉइंट कौन सा है, देखो लास्ट पॉइंट है किसी अभिक्रिया में परमाणुओं को न तो उत्पन्न किया जा सकता और न ही नष्ट किया जा सकता। तो उसके बाद में वैज्ञानिकों ने 2 ऐसे प्रकार की अभिक्रिया खोजी जिसका नाम होता है नाभिकीय विखंडन, और दूसरे का नाम होता है नाभिकीय, दूसरी विक्रिया का नाम है
नाभिकीय संलयन। इसके अंदर क्या होता है, नाभिकीय संलयन का मतलब होता है जुड़ना। पहले ये बताता हूँ। तो देखो इसने तो ये कहा था कि किसी भी अभिक्रिया में नए परमाणुओं को उत्पन्न नहीं किया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता। बट मैं अगर ये कहूँ कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के दो परमाणु मिलकर किसका निर्माण कर लें, एग्जाम्पल छोटे सिंपल एग्जाम्पल की बात करते हैं कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के परमाणुओं ने किसका निर्माण कर लिया, हीलियम का। तो देखो यहाँ पे होना क्या चाहिए था, इस पॉइंट के हिसाब से क्या होना चाहिए था कि जब दो हाइड्रोजन या दो एक जैसे या जो भी अभिकारक हैं वैसे ही उत्पाद मिले, जैसे अभिकारक अभिक्रिया कर रहे हैं वैसे ही क्या मिले, उत्पाद मिले। परंतु यहाँ पर क्या हुआ, थोड़ी सी बात चेंज होगी। क्या चेंज होगी कि यहाँ पर देखो हाइड्रोजन मिल रहे हैं और निर्माण किसका हो रहा है, हीलियम का। तो पहले वाले जो परमाणु थे उन्होंने नए परमाणुओं का निर्माण कर दिया और ये कहता है कि नए परमाणु नहीं बनते। अगर मैं बात करूँ नाभिकीय विखंडन की, तो इसमें छोटा सा सिंपल सा इसी एग्जाम्पल से बताता हूँ मैं आपको। वैसे थोड़ी बड़ी अभिक्रियाएं होती हैं नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन अभिक्रियाओं से। आप ये मानो परमाणु भट्टियाँ और जहाँ से परमाणुओं से विद्युत उत्पादन किया जा सकता है, या आपने नाम सुना होगा परमाणु बम का नाम सुना होगा। तो परमाणु बम के अंदर ऐसी अभिक्रियाएं देखने को मिल सकती हैं। और परमाणु विद्युत ग्रह आपने नाम सुना होगा, रावत भाटा कोटा के अंदर एक परमाणु से विद्युत उत्पादन की जाती है। आपने 10th में या 9th में SST के अंदर पढ़ा होगा, है ना। तो वहाँ पर नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन प्रकार की अभिक्रियाएं देखने को मिल सकती है। इसकी डिटेल स्टडी भी अपने बाद में करेंगे, परंतु थोड़ा सा समझने के लिए आप यहाँ पे ये देख लो कि अगर मैं हीलियम का, विखंडन का मतलब क्या होता है, विखंडन का मतलब होता है टूटना। विखंडन का मतलब क्या होता है, टूटना। तो अगर मैं हीलियम के परमाणुओं को हाइड्रोजन और हाइड्रोजन में तोड़ दूं, ऐसी भी अभिक्रियाएं होंगी। तो सिर्फ दो अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन, जिसमें नए परमाणुओं को उत्पन्न किया जा सकता है और जो नए परमाणु हैं या उनको या तो उत्पन्न किया जा सकता है या उनको नष्ट भी किया जा सकता है। तो ये था डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। अभी तक आपको सिर्फ अपने डाल्टन का, आज के टॉपिक में डाल्टन का परमाणु सिद्धांत पढ़ा आपने। कुछ पॉइंट थे, ये जो पहले के पॉइंट थे जब इसने स्टार्टिंग में परमाणु से को एक्सप्लेन किया था, और उसके बाद कुछ उसका चेंजेस किए थे उसमें कुछ, क्योंकि जैसे जैसे साइंस ने खोज की तो पुराना जो कंसेप्ट थे उससे नई चीज़ें निकल कर सामने आई। थैंक यू।